हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन कुमार और इस नए लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करेंगे। पहला चैप्टर ये जेनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उसके बाद द सेल, फिर सेल डिवीजन, मेंडल्स लॉ, फिर डोमिनेंस एंड जीन इंट्रैक्शन। एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। दो कीवर्ड्स यहां पर आ रहे हैं, हेरेडिटी और वेरिएशन। तो जेनेटिक्स को समझने से पहले जरूरी है हम समझें हेरेडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। हेरेडिटी और वेरिएशन के स्टडी को ही जेनेटिक्स कहते हैं। तो हेरेडिटी क्या है? हेरेडिटी इज द प्रोसेस इन विच ट्रेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स जैसे कि आपका आई कलर, आपका आई हो सकता है ब्लैक कुछ लोगों का आई कलर हो सकता है ब्राउन आपका हेयर हो सकता है ब्लैक हो सकता है ब्राउन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप के लोगों का हेयर कलर क्या होता है? ब्राउनिश होता है। तो वो उनका एक ट्रेट हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई इंसान लंबा है, हो सकता है कोई इंसान थोड़ा उसकी हाइट कम है, शॉर्ट है, तो ये उसका ट्रेट है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कहां से डिसाइड होता है कि कोई इंसान टॉल होगा, शॉर्ट होगा, उसका आई कलर ब्लैक होगा, उसका आई कलर ब्राउन होगा? तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके फादर है एफ, उसकी मदर है एम। अब उसके फादर का जो आई कलर होगा या उसके फादर का जो हेयर कलर होगा, फिर उसकी मदर का जो हेयर कलर होगा, उसकी मदर का आई कलर होगा, तो ये डिसाइड करेगा उसके चाइल्ड का अपीयरेंस, उसके चाइल्ड का हेयर कलर, आई कलर, वो शॉर्ट है, टॉल है, ये डिसाइड करेगा। हो सकता है उसके फादर का आई कलर ब्लैक है, तो अगर उस बच्चे ने अपना आई कलर फादर से अगर इनहेरिट किया तो उसका, उस बच्चे का आई कलर ब्लैक होगा। हो सकता है उसकी मदर का आई कलर ब्राउन है, तो वो बच्चा हो सकता है अपनी मदर से अपना जो आई कलर है वो इनहेरिट कर ले। तो अगर अपनी मदर से आई कलर इनहेरिट करेगा तो उसका आई कलर ब्राउन हो जाएगा। तो ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, अपने फादर अपनी मदर से ट्रेट्स को इनहेरिट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा हेरिडिटी क्या होता है। अब वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस इन कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल्स इन ए पार्टिकुलर स्पेसीज। डिफरेंस जो होता है किसमें? इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर स्पेसीज। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, ये एक स्पेसीज हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं। मान लीजिए आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन क्या सबका अपीयरेंस सेम है? सब एक जैसे दिखते हैं? सब फोटोकॉपी है एक दूसरे के? नहीं, सबका अपीयरेंस अलग है। कोई ब्लैक है, कोई थोड़ा विटिश है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, किसी का आई कलर ब्लैक है, किसी का आई कलर ब्राउन है, तो सबका अपीयरेंस अलग अलग है। तो ये जो डिफरेंस है अमंग इंडिविजुअल्स, तो यहां पे डिफरेंस कहां हो रहा है? सबके कैरेक्टर्स में डिफरेंस हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था हेयर कलर का। हेयर कलर एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है। तो किसी का हेयर कलर ब्लैक है, किसी का हेयर कलर ब्राउन है, तो ये जो डिफरेंस है अमंग इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर स्पेसीज, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। अब हेरिडिटी और वेरिएशन, इनका जहां स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जेनेटिक्स क्या होता है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का ओरिजिन। तो जेनेटिक्स जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड जीन से डिराइव हुआ है। जीन का मतलब होता है टू ग्रो इनटू और टू बिकम। और ये जेनेटिक्स वर्ड जो था ये सबसे पहले दिया गया था बेटसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ये वही सेम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म्स को भी दिया था। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है हेरेडिटरी वेरिएशंस। हेरेडिटरी वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस इन इनहेरिटेड ट्रेट्स।
इनहेरिटेड ट्रेट्स में जो वेरिएशंस आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, उसको कहते हैं हेरेडिटरी वेरिएशंस। इस बच्चे के एग्जांपल से फिर से समझते हैं। फादर का आई कलर ब्लैक था, मदर का आई कलर ब्राउन था, बच्चे का आई कलर ब्लैक हुआ। इसने अपने फादर से आई कलर को इनहेरिट कर लिया, लेकिन डिफरेंस कहां आ गया? इसकी मदर का आई कलर ब्राउन है, बच्चे का आई कलर ब्लैक है, तो यहां पर वेरिएशन हो गया। तो ये जो वेरिएशन इन इनहेरिटेड ट्रेट आया, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी वेरिएशन। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया। ऐसे दो तरीके हो सकते हैं जिससे कि हेरेडिटरी वेरिएशंस आए। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एग्जांपल हमने यहां पर देखा। दूसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से भी हेरेडिटरी वेरिएशंस हो सकते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज। अब मान लीजिए ये बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक ऐसा सुपर पावर डेवलप कर लेता है, जैसे कुछ मूवीज में दिखाए जाते हैं। जैसे एक मूवी आई थी एक्समैन, उसमें दिखाया जाता था कि कुछ लोग होते थे, उनमें कुछ सुपर पावर्स आ जाते थे, लेकिन उनके माँ बाप के पास, उनके फादर, उनके मदर के पास वो सुपर पावर नहीं थे। तो वो लोग डेवलप कर लेते थे, उनके जीन्स में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाता था जिससे उनके पास सुपर पावर्स आ जाते थे। तो मान लेते हैं कि ये बच्चा है, इसने भी कुछ ऐसा ट्रेड डेवलप कर लिया, कुछ ऐसा कैरेक्टर डेवलप कर लिया। सुपर पावर छोड़ दो, वो तो एक साइंस फिक्शन मूवी थी, उसमें इमेजिनेशन था। इस बच्चे ने कुछ ऐसा ट्रेड डेवलप कर लिया जो कि इसके फादर में नहीं था, इसके मदर में नहीं था, लेकिन जो इसके बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, वो इससे इनहेरिट कर सकेंगे। मतलब हेरिटेबल चेंज इसने डेवलप कर लिया है। तो दैट चेंज, दैट सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है। अब उस मूवी की ये लिमिटेशन थी, उस मूवी में ये नहीं बताया था कि वो जो सुपर पावर है वो उन लोगों के बच्चों के पास वो सुपर पावर जाएगी कि नहीं। तो अगर जाएगी वो सुपर पावर उनके बच्चों के पास, इनहेरिट होगी, तभी हम उन्हें म्यूटेशन कह सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें म्यूटेशन नहीं कहेंगे। ठीक है। म्यूटेशन क्या हो गया? सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज। तो हेरिडिटरी वेरिएशंस कितने तरह से हो सकते हैं? दो तरह से हो सकते हैं, दो कॉजेस हो सकते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने यहां देखा, दूसरा म्यूटेशन। कोई सडन, परमानेंट और हेरिटेबल चेंज होता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन की जो थ्योरी है, ये दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ह्यूगो डी व्राइस, इनके द्वारा दिया गया था 1901 में। और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो इस प्लांट के ऊपर किया था। इस प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लमार्कियाना, जिसका कि कॉमन नेम है इवनिंग प्राइम रोज। तो पूरा डिटेल से एक्सपेरिमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप उस प्लांट का नाम याद रखेंगे, ओइनोथेरा लमार्कियाना। और साइंटिस्ट जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था उनका नाम था ह्यूगो डी व्राइस, 1901 में दिया था। और आप कॉमन नेम इवनिंग प्राइम रोज इसको भी याद रखेंगे। तो म्यूटेशन क्या होता है? सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज। तीन कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है और तीनों लिखना है। सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब वेरिएशंस एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंग्लैंड का एक क्रिकेटर है जो इंडिया आकर के दिन भर धूप में क्रिकेट खेलता है। अब वो प्लेयर इंग्लैंड का है तो वो तो व्हाइट है, लेकिन इंडिया में दिन भर धूप में वो खेलता है तो वो डार्क हो जाता है, हल्का ब्लैक जैसा हो जाता है। तो क्या उसके बच्चे ब्लैक होंगे? नहीं। तो दिस इज प्योरली ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो ये एनवायरमेंटल वेरिएशन हो गया। अब उसके बच्चे तो ब्लैक नहीं होंगे क्योंकि वो दिन भर धूप में खेलता था। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो जो ट्रेट उसने डेवलप किया वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो टेम्पोररी है। आगे जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल से, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे चीजें और आप उसको रिलेट कर सके एक दूसरी चीजों से। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या हो गया? टेम्पोररी है, ट्रांसफरेबल नहीं है एंड प्योरली ड्यू टू एनवायरनमेंट। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल, इसका फिगर आप लोग एक एक बार बना करके कम से कम प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे की चीजें समझने में आपको आसानी होगी अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी इसका आइडिया अगर रहेगा तो आपको आगे की चीजें समझने में आसानी रहेगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक एक बार कम से कम एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसका फिगर आप लोग अपनी नोटबुक में बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेनोटाइप फेनोटाइप कॉन्सेप्ट। तो ये दिया गया था जोहानसन के द्वारा 1909 में। साइंटिस्ट का नाम एग्जाम में पूछ देते हैं, तो साइंटिस्ट का नाम है जोहानसन, जिन्होंने
ये जेनोटाइप फेनोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था 1909 में, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये तीनों टर्म्स भी दिए थे, जीन, जेनोटाइप, फेनोटाइप। तो ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं, ठीक है। क्यों दिया गया था जेनोटाइप फेनोटाइप कॉन्सेप्ट? टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन हेरेडिटरी एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो हेरेडिटरी वेरिएशन हमने देख लिया क्या होता है, एनवायरमेंटल वेरिएशन इसको भी देख लिया हमने क्या होता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों हो रहे हैं ये हेरेडिटरी वेरिएशन और एनवायरमेंटल वेरिएशन, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इनके बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए जेनोटाइप फेनोटाइप कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब जेनोटाइप और फेनोटाइप इन दोनों टर्म्स को भी समझते हैं। तो जेनोटाइप क्या होता है? सम टोटल ऑफ हेरेडिटी, एक इंडिविजुअल का जो कंप्लीट जेनेटिक मेकअप होता है, जो जीन्स होता है, उसका कंप्लीट पैकेज जो कि इनहेरिट किया जा सकता है ऑफस्प्रिंग्स के द्वारा, उसको कहते हैं जेनोटाइप। और क्लियर करेंगे इसको एग्जांपल से, पहले धीरे धीरे समझते जाइए चीजों को। फेनोटाइप क्या होता है? फीचर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन जेनोटाइप एंड एनवायरमेंट, मतलब जो अपीयरेंस होगा जीन्स के वजह से, जो अपीयरेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम फेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। और क्लियर करते हैं एग्जांपल से, जैसे ये एक इंडिविजुअल है, अब इसमें कुछ जीन्स होंगे, ठीक है, जैसे ये आदमी ब्लैक है, ये आदमी टॉल है, इसका आई कलर जो है वो ब्लैक है, हेयर कलर इसका ब्राउन है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे इस इंडिविजुअल के ट्रेट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो कि इसके ऑफस्प्रिंग्स के द्वारा इनहेरिट किया जा सकता है। तो ये जो कंप्लीट जेनेटिक मेकअप का जो पैकेज है, जो जीन्स का जो पैकेज है, उसको कहेंगे हम जेनोटाइप। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आगे हम लोग क्लियर करेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको आप फॉलो करिए, चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगी, और शॉर्ट में आपको जब याद हो जाएगा तो फिर आप ज्यादा अच्छे तरह से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। फेनोटाइप क्या होता है? जो अपीयरेंस डेवलप हो रहा है जीन्स के द्वारा उस इंडिविजुअल का, उसको फेनोटाइप कहते हैं। तो जीन्स तो मान लो इसका जो भी है, ठीक है, ये जीन्स है, बी टी बी बी आर। अब इसके वजह से उसका अपीयरेंस कैसा हो रहा है? तो उसका अपीयरेंस टॉल है, उसका आई कलर ब्लैक है, ब्राउन है, जो भी है, उसका हेयर कलर ब्लैक है, ब्राउन है, जो भी है, तो जो अपीयरेंस है उसको फेनोटाइप कहते हैं। तो कीवर्ड इज द अपीयरेंस, ठीक है। तो अपीयरेंस जो होगा उसको फेनोटाइप कहेंगे, और इस अपीयरेंस के लिए जो जीन जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम जेनोटाइप कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं बताया है, रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा फेनोकॉपी। फेनोकॉपी क्या होता है? सेम फेनोटाइप फ्रॉम डिफरेंट जेनोटाइप एंड एनवायरमेंट। सेम फेनोटाइप मतलब अपीयरेंस एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंट जेनोटाइप है, जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल इंडिया में है, इंडिविजुअल I1, और एक इंडिविजुअल अमेरिका में, एकदम सेम अपीयरेंस वाला, दोनों एक दूसरे का फोटोकॉपी, एक जैसा दिखने वाला दोनों इंसान मिल जाता है ऐसा, ठीक है। उसको हम एक जगह खड़ा कर देते हैं तो कोई नहीं बता सकता कि गंगाधर शक्तिमान है या शक्तिमान गंगाधर है, ठीक है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इन दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं, इनका जेनेटिक मेकअप अलग है, इनका एनवायरमेंट अलग है, एक इंडिया का है, एक अमेरिका का है, लेकिन इनका जो अपीयरेंस है वो सेम है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फेनोकॉपी। ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे के फेनोकॉपी है। ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं दिखता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया। ये दिखता किसमें है फिर? एक मक्खी की प्रजाति है, ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर। ये एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछे, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एक मक्खी है ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर, उसमें ये फेनोकॉपी का एग्जाम्पल दिखता है, ये इंसिडेंट फेनोकॉपी का दिखता है। मतलब इनके जेनेटिक मेकअप तो अलग होते हैं, लेकिन एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके ये एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के जैसे दिखने लगते हैं, एक दूसरे के फेनोकॉपी हो जाते हैं। तो ये ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर, इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन। तो बार बार जीन शब्द का जिक्र हो रहा है, जेनोटाइप फेनोटाइप इन सारे कॉन्सेप्ट में जीन का जिक्र हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं है कि जीन होता क्या है। तो जीन क्या होता है, कहां होता है हमारी बॉडी में, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जो इनहेरिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है जीन। तो अगर पूछे
व्हाट इज द हेरेडिटरी यूनिट इन इनहेरिटेंस, तो आप बोलेंगे जीन। ठीक है, चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो जीन क्या होता है, कहां होता है, इसको फील करने के लिए आप इस फिगर को थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल। आपको पता है सेल से ही मिल करके पूरी हमारी बॉडी बनी है। तो सेल को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है, एक न्यूक्लियस दिखता है। न्यूक्लियस को भी हम और मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर हमें मिलता है क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन बीइंग का सेल है, ह्यूमन बीइंग का न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर हमें मिलेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, अब उस क्रोमोसोम को भी हम स्ट्रेच करके देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें मिलता है ये डीएनए। ये जो है ये है डीएनए, ये जो आपको स्ट्रैंड दिख रहा है ये है डीएनए। ठीक है, इसी डीएनए के जो रिपीटेटिव सेगमेंट्स होते हैं इसको कहते हैं जीन। ठीक है, ये है हमारा जीन जो कि हमारे अपीयरेंस को डिसाइड करता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। हमें मीठा पसंद होगा, हमें नमकीन पसंद होगा, या जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्वभाव है, सब कुछ ये जीन डिसाइड करता है। जीन कहाँ हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए का ही एक सेगमेंट होता है जीन। ठीक है, अब आप फील कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीन्स लीनियरली अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये हमने देख लिया। सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स को जब हम स्ट्रेच करके देखते हैं तो उसमें होता है डीएनए, और डीएनए का ही एक सेगमेंट जीन होता है। हम कह सकते हैं लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हेरेडिटरी यूनिट होते हैं, मतलब इनहेरिटेंस में जो यूनिट के रूप में काम करता है, यूनिट के रूप में काम करता है इनहेरिटेंस में, वो जीन होता है। तो इसको हम हेरेडिटरी यूनिट भी बोल सकते हैं। तो अगर इनहेरिटेंस में एज ए हेरेडिटरी यूनिट काम कर रहा है जीन, तो क्या कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए फिलामेंट है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गया। अब जो थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दिया गया था सुटॉन एंड बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इस थ्योरी में क्या बताया गया था, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल विच इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो ये जो ऊपर बातें हमने सीखी, ये बातें बताई गई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, जो कि बताया गया था सुटॉन एंड बोवेरी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने उसमें जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जो हेरेडिटरी यूनिट है उसको उन्होंने फैक्टर कहा था। तो फैक्टर कुछ और नहीं है, वही हेरेडिटरी यूनिट है जिसको हम जीन आज कहते हैं, लेकिन उस समय वो उसके लिए फैक्टर शब्द का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद है जीन रिमेन्स इन पेयर। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको, आप आगे और पढ़ोगे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। यहां मैं आपको शॉर्ट में इसको बता देता हूं ताकि यहां से आगे आप बढ़ पाए। तो फादर से और मदर से, दोनों से हम किसी भी ट्रेट के लिए जीन्स को इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी लंबा है, ठीक है, तो उसमें जो हाइट है उसके लिए दो जीन्स होंगे। ठीक है, टी और टी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ठीक है, तो एक फादर से और एक मदर से, फादर से उसने टी जीन इनहेरिट किया, मदर से उसने स्मॉल टी जीन इनहेरिट किया। अब उसकी हाइट के लिए दो जीन हो गए। ठीक है, तो जीन ऑलवेज रिमेन्स इन पेयर्स, यही यहां पर बताना चाह रहा है। ठीक है, अब इसमें से एक डोमिनेंट होते हैं और एक रिसेसिव होते हैं। मतलब टी अगर डोमिनेंट है तो वो आदमी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर जीन्स होते टी और टी तो फिर क्या होता, वो आदमी नाटा हो जाता। अगर दोनों टी होते, मतलब मदर से भी उसने टी इनहेरिट किया है, मतलब कैपिटल टी, और फादर से भी कैपिटल टी इनहेरिट किया है, तो फिर टी और टी दोनों डोमिनेंट है तो वो आदमी लंबा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जीन ऑलवेज रिमेन्स इन पेयर, और टू फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, एक डोमिनेंट होते हैं और एक रिसेसिव होते हैं। ये सब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप बस इतना ध्यान रखो, फादर से किसी भी ट्रेट के लिए दो जीन्स होते हैं, एक फादर से इनहेरिट किया जाता है, एक मदर से इनहेरिट किया जाता है, और फिर एक पेयर बनता है। इसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, या हो सकता है दोनों डोमिनेंट ही हो, या हो सकता है दोनों रिसेसिव ही हो।
फिर जो अपीयरेंस होगा, जो फेनोटाइप होगा, वो डिसाइड किया जाएगा डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के अकॉर्डिंग। अगर एक भी डोमिनेंट है तो डोमिनेंट जीन जो है वो फेनोटाइप में मतलब अपीयरेंस में वो दिखेगा, अगर दोनों रिसेसिव है तो फिर रिसेसिव वाला ही अपीयरेंस में दिखेगा। ये आपको क्लियर करना है, ठीक है, तभी आप यहां से आगे बढ़ पाओगे। फिर है जेनेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, तो डीएनए और आरएनए, ये अभी अब आगे और भी क्लियर होगा, फिलहाल अभी आप बस इतना याद रखो कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डीएनए और आरएनए होते हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए क्या होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम को जब आप स्ट्रेच करके देखते हो तो डीएनए दिखता है, डीएनए का ही सेगमेंट जो होता है वो जीन होता है, ठीक है। उसी तरह से आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर होता है, वो हम और डिटेल से एकदम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। फिलहाल अभी जान लो जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है और डीएनए जो होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल स्ट्रैंड का है, ठीक है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सब अभी हम और डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप अभी के लिए इतना जरूरी है आप इसको याद कर लो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हो सकता है एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको एक बार देख लेना चाहिए इन्हें। तो सबसे पहले है प्रोटीन्स आर नॉट द जेनेटिक मटीरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट थे, ई कॉली पर एक्सपेरिमेंट किया था 1944 में और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद डीएनए का फर्स्ट टाइम इन विट्रो सिंथेसिस किया था कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। इन विट्रो सिंथेसिस मतलब बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में जो बनाते हैं, लैब में जो बनाते हैं, उसको इन विट्रो सिंथेसिस बोलते हैं। तो डीएनए को सबसे पहले इन विट्रो सिंथेसिस इसका कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया था। आरएनए का इन विट्रो सिंथेसिस ओकुआ नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उसके बाद आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन, जीन को सबसे पहले आर्टिफिशियली खुराना और के एल अग्रवाल, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था सबसे पहले। उसके बाद वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ये दिया गया था बीडल एंड टैटम नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1943 में। उनका क्या कहना था कि एक स्पेसिफिक जीन जो होता है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि फिर हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक जीन जो होगा वो कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, यही हाइपोथेसिस था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बीडल एंड टैटम के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना न्यूरोस्पोरा क्रासा, एक फंगस है, इसके ऊपर किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। डीएनए का मॉडल सबसे पहले प्रपोज किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर देयर स्टडीज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1962 में नोबेल प्राइज मिला था वाटसन, क्रिक और विल्किंस, इन तीनों को, फॉर देयर स्टडीज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब उन्होंने क्या बताया था अपने स्ट्रक्चर में, तो उन्होंने बताया था कि डीएनए का मॉडल कैसा होता है। डीएनए में एक होता है प्यूरीन, उसके बाद होता है पायरिमिडीन्स और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरवाइंड होते हैं हेलिकली। यहां देखिए इस फिगर को देखिए, इसमें एक है आपका प्यूरिन्स, एक है पायरिमिडीन्स और ये दोनों हेलिकली इंटरवाइंड है और इनको जोड़कर कौन रखा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एक दूसरे से हेलिकली इंटरविंड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यही था सबसे पहले जो डीएनए का मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद जेनेटिक कोड को डेसिफर करने के लिए, जो जेनेटिक कोड्स हैं इनको डेसिफर करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था आर एच हॉली, एच जी खुराना, एम डब्ल्यू नीरेनबर्ग को। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला था पॉल बर्ग को 1980 में। पॉल बर्ग क्या करते थे, जीन्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग करते थे, उसको काट छाट करके जोड़ करके एक नए तरह का जीन बना देते थे। तो दो एंजाइम का वो यूज करते थे, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को काटने के लिए यूज किया जाता था और उसके बाद काटे हुए डीएनए को वापस यूनाइट करने के लिए, जोड़ने के लिए लिगेज का यूज किया जाता था। तो इन दोनों एंजाइम्स को आपको याद रखना है, एंडोन्यूक्लियस और लिगेज। उसके बाद है हमारा प्लास्मिड। अभी तक हम लोग जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स देख रहे थे, क्या देख रहे थे, वो सारे क्रोमोसोम्स पे थे, ठीक है ना, इसी को स्ट्रेच करते थे तो हमें डीएनए मिलता था। ये प्लास्मिड एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि क्रोमोसोम के बाहर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये प्लास्मिड, ठीक है। ये इसका फिगर देख लो, ये बैक्टीरियल सेल है और इसमें ये प्लास्मिड है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के बाहर है, तो यही होता है प्लास्मिड। सर्कुलर डीएनए इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोम। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में
डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए इस प्लास्मिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, आपको इतना याद रखना है। ऑपरॉन कॉन्सेप्ट मतलब जो जीन्स है वो ऑपरेट कैसे करते हैं ये दिया गया था। जैकब और मोनोड ये दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये ऑपरॉन कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन ये किनके द्वारा दिया गया था? साइंटिस्ट का नाम था बेंजर। नाम आप याद रखेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वाज गिवन बाय बेंजर। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब उसके पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उससे कैसे डिफरेंट था। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता था द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन एंड फंक्शन वाज ओनली जीन। मतलब जीन वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन एंड फंक्शन। लेकिन बाद में बेंजर ने 3 टर्म्स दिए, रेकॉन, न्यूटॉन एंड सिस्ट्रॉन। रेकॉन उन्होंने कहा रेकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर रिकॉम्बिनेशन। अभी रिकॉम्बिनेशन वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि सारा चीज क्या होता है रिकॉम्बिनेशन वगैरह। म्यूटेशन ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो रेकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर रिकॉम्बिनेशन। रेकॉन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड मे बी ओनली 1। मतलब एक भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखिए उसका स्ट्रक्चर मैंने यहां दे दिया है। एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक फॉस्फेट होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। तो 1 2 लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा रेकॉन में। एंड रेकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद है न्यूटॉन। न्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है न्यूटॉन, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। उसके बाद एक टर्म उन्होंने दिया था सिस्ट्रॉन। दिस इज द फंक्शनल यूनिट वेयर हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स टेक पार्ट। मतलब इसमें हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसमें कई 100 न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके काम करते हैं एज अ फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ये लार्जेस्ट इन साइज होता है और इसी को जीन बोला जाता है। इंस्टेड ऑफ सिस्ट्रॉन हम लोग इसको जीन बोलते हैं, ठीक है। आजकल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें इसी को जीन बोला जाता है, सिस्ट्रॉन को। तो सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट वेयर हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स टेक पार्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। मतलब एक प्रोटीन है उसमें एक ही तरह के जीन होंगे स्पेसिफिक। 1 चैन है प्रोटीन चैन, उसमें एक ही जीन होगा। 1 पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? देखो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल करके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड है उसमें एक तरह के जीन्स होंगे और उसी को सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। 1 पॉलीपेप्टाइड उसमें एक तरह के सिस्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है हमारा जीनोम। जीनोम का कॉन्सेप्ट समझिए। जीनोम क्या होता है? जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड क्या होता है समझिए इसको। देखिए ये क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल होता है, सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, एक से लेकर के 22 और फिर ये एक पेयर हो गया, टोटल मिलाकर के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46। ये 46 कैसे बनते हैं? तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये जाकर फर्टिलाइजेशन करता है ओवेरी के साथ, उसमें भी होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ये दोनों मिल करके बनाते हैं एक सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, और उसमें होता है टोटल 46 क्रोमोसोम्स। टोटल 23 नंबर, ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये स्पर्म है और ये ओवेरी है, ये जो सेक्स सेल्स हैं, इसमें क्या है 23 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ, मतलब सिंगल क्रोमोसोम। ये जो पेयर है इसमें से हमने एक निकाल दिया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा हैप्लॉइड। समझ में आ रहा है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये हैप्लॉइड हो गया और सारे हैप्लॉइड्स को हमने मिलाकर के एक सेट बना दिया, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या बन गया? जीनोम। फिर से समझिए, देखिए ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 23 पेयर्स। अब ये 46 में से हमने 23 निकाल लिया, एक एक सब में से निकाल लिया 23 में से, तो हमारा बन गया 23 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको कि हम कहेंगे जीनोम। उसके बाद जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ये जो क्रोमोसोम्स हैं
इसी के ऊपर तो जीन्स होते हैं, इसी को हम जब स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, जीन्स, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, इन्हीं के जीन्स के ऊपर ही तो ये, इन्हीं के क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक साइंटिस्ट, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बारबरा मैकक्लिंटॉक, इन्होंने 1983 में मेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का। इसमें उन्होंने बताया था जो जीन्स होते हैं वो जीनोम के अराउंड मूव करते हैं। तो जीनोम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसी के अराउंड जीन्स मूव करते हैं। ये उन्होंने अपने मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स में, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया था। अब है हमारा एलील और एलेलोमॉर्फ, इनका कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ठीक है। एलील क्या होता है, एलेलोमॉर्फ क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फादर है और एक मदर है, ठीक है, इनका ऑफस्प्रिंग है सी। फादर के पास जो हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जीन्स ऑलवेज रिमेन्स इन पेयर्स, तो हम मान लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। मदर के पास जो दो जीन्स हैं हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला, वो भी हम मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दो जीन्स में से एक जीन, कोई भी एक जीन, इसको हम कहेंगे एलील, और इन दोनों का जो पेयर होगा इसको हम कहेंगे एलेलोमॉर्फ, ठीक है। अब इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो चाइल्ड होगा, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स का। तो कैपिटल टी हो सकता है, मतलब फादर के साइड से कैपिटल टी जीन ले लिया इसने, मदर के साइड से भी कैपिटल टी जीन ले लिया, या कैपिटल टी स्मॉल टी, मदर के साइड से कैपिटल टी, मतलब फादर के साइड से कैपिटल टी, मदर के साइड से स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी, या स्मॉल टी कैपिटल टी। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है चाइल्ड में, ठीक है। तो ये जो एक एक जीन्स हम देख रहे हैं ना, टी, मतलब फादर के साइड से जो टी ले रहा था ये एक जीन, मदर के साइड से टी ले रहा था ये एक जीन, इन एक जीन को हम एलील कहेंगे। और इनका जो पेयर बनेगा, जो पॉसिबल पेयर्स होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है चाइल्ड में, एक फादर के साइड से एक मदर के साइड से, उसको हम एलेलोमॉर्फ कहेंगे। अब इनका जो पोजीशन होगा क्रोमोसोम पे, वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, मतलब एक मदर के साइड से जो क्रोमोसोम है, ठीक है, एक फादर के साइड से जो क्रोमोसोम है, तो मदर के साइड का जो क्रोमोसोम का जो पोजीशन है, इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन जो फादर के साइड में होगा, उसी पर जो अल्टरनेट फॉर्म होगा वो ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो जीन्स, एलील क्या हो गए, जीन्स दैट ऑक्युपाई कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है, हमने देख लिया यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स पे जीन्स जो ऑक्युपाई करते हैं उनको एलील कहते हैं, और ये सेम कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हेयर कलर के लिए यहां है तो हेयर कलर के लिए ही यहां पर जीन होगा, ब्लड टाइप के लिए अगर यहां पे एक जीन है तो दूसरा यहां पे ब्लड टाइप को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से आई कलर, ग्रोथ, ये सारे देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ही जीन ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो पेयर होगा उसको एलेलोमॉर्फ कहेंगे, और जो जीन है सिंगल जीन, इसको क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। एलेलोमॉर्फ का डेफिनेशन क्या लिखा है, ईदर ऑफ अ पेयर और सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन that can occupy the same locus on a particular chromosome and that control the same character। वही मैंने आपको बताया कि सेम कैरेक्टर के लिए होता है, इस पोजीशन पे कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ऑक्युपाई कर रहा है, तो जो पेयर बन रहा है उसको हम एलेलोमॉर्फ कहेंगे। होमोजाइगस क्या होता है, अगर इन दोनों पोजीशंस पे सेम जीन है, जैसे टी टी स्मॉल टी, अगर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे सेम जीन होगा, मदर के साइड से भी वही जीन आया, फादर के साइड से भी वही जीन आया, तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस। यहां एग्जांपल दिया है कैपिटल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखा है, इंडिविजुअल हैविंग ओनली वन एलील दैट इज टू आइडेंटिकल एलील्स, मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलील है, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, या तो कैपिटल डी या तो स्मॉल डी, तो इनको हम होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखते हैं उनको एक एक करके। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स गार्डन पी के ऊपर किया था।
हम सारे एक्सपेरिमेंट्स डिटेल से देखेंगे, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप याद रखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स गार्डन पी के ऊपर किया था। फादर ऑफ ड्रोसोफाइला जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था, ड्रोसोफाइला जिसको कहते हैं, ड्रोसोफाइला के ऊपर किया था। ठीक है, अब एक टर्म है गाइनेंड्रोमॉर्फ। इसको समझने के लिए इस टर्म को तोड़ तोड़ कर देखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें शुरू का जो 3 लेटर है गाइन, गाइन का मतलब होता है फीमेल। उसके बाद एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है मेल। मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ पार्ट फीमेल के होते हैं, कुछ पार्ट मेल के होते हैं, तो उसे कहते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। Gynandromorph means some part of body is female and other parts are male. For example, Drosophila. Drosophila में ये गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के बारे में पढ़ना है। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्रोमोजोम का डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया था। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर। आपको याद रखना है, स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोजोम की डिस्कवरी की थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम क्रोमोजोम नहीं रखा था। नाम बाद में एक वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस टर्म को दिया, क्रोमोजोम नाम रखा, क्रोमोजोम टर्म को दिया। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन दोनों में दो तरह से क्रोमोजोम्स मिलते हैं। पहले में सिंगल क्रोमोजोम होता है, सर्कुलर होता है, जिसको कि जेनोफोर बोलते हैं, और इसमें हिस्टोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स क्या होता है इसको समझने के लिए पहले यूकैरियोट्स को देखिए। ठीक है, यूकैरियोट्स में रॉड शेप्ड क्रोमोजोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब जैसे सिंपल हमारे अंदर जो एनिमल सेल होता है वो। तो यूकैरियोट्स, इसमें सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमें मिलता है डीएनए। ठीक है, डीएनए का ही सेगमेंट होता है जीन। ये सब चीजें हमने देख ली हैं। अब ये जो क्रोमोजोम है, ये देखिए छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं, गोल गोल, इसी के अराउंड रैप्ड होता है, तो इसको कहते हैं हम हिस्टोन्स। ठीक है, यही है हिस्टोन्स। तो यूकैरियोट्स में रॉड शेप्ड क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये रॉड शेप्ड क्रोमोजोम्स हो गए। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोजोम है। यहां देखिए सिंगल क्रोमोजोम है, सर्कुलर है। ठीक है, ये सर्कुलर क्रोमोजोम है जिसको कि जेनोफोर कहते हैं, और हिस्टोन्स तो इसमें है नहीं। हिस्टोन्स मैंने बताया आपको, ये जो छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं ये हिस्टोन्स हैं। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होते हैं। अब क्रोमोजोम दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। एलोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम को कहते हैं एलोसोम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के क्रोमोजोम्स का जो पेयर है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। तो यहां तक 22 पेयर्स हो गए, मतलब 44 हो गया। बाकी जो बच गए 45 और 46, ये हो गए सेक्स क्रोमोजोम। इनको कहते हैं हम एलोसोम। ठीक है, एलोसोम आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। बाकी जो 44 बच गए इनको हम कहेंगे ऑटोसोम, क्रोमोसोम दैट इज नॉट ए सेक्स क्रोमोसोम। ये जो वाई क्रोमोसोम होता है, इस पर हॉलैंड्रिक जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलनेस के लिए। तो दो क्रोमोसोम में से, दो जीन्स में से अगर एक भी वाई हुआ तो वो मेल होगा, अगर एक्स एक्स हुआ तो फीमेल हुआ, अगर एक्स वाई हुआ तो मेल होगा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, आगे भी आपको काम देगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोमेयर, या इसी को कहते हैं काइनेटोमेयर। क्या होता है सेंट्रोमेयर? तो जो क्रोमोजोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, इसको बाइंड करके जो रखता है, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, या इसी का दूसरा नाम है काइनेटोमेयर। ठीक है, और साथ ही साथ इसका क्या फंक्शन है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को अभी आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है ये सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है काइनेटोमेयर। नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेजेस इन प्लांट्स एंड लिंकेजेस इन एनिमल्स। तो लिंकेजेस को बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम लोग, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है। अभी शॉर्ट में मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे बाल्डनेस, गंजापन, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होता है, बॉयज में होता है, गर्ल्स में या फीमेल्स में नहीं होता है। तो जो बाल्डनेस है, गंजापन है, ये ट्रेट, ये कैरेक्टरिस्टिक मेलनेस, जो मेल को डिटरमिन करने वाला जो जीन है उसके साथ लिंक्ड है। तो इस तरह का जो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो लिंकेज इन एनिमल ये डिस्कवर किया गया था टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफाइला पे किया था।
और लिंकेज इन प्लांट्स ये डिस्कवर किया गया था बेटसन एंड प्यूनेट के द्वारा 1906 में। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था स्वीट पी के ऊपर। स्वीट पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है लैथाइरस ओडोरेटस। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1682 में, साइंटिस्ट का नाम था एन ग्रीव। उसके बाद प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, कैम्ब्रेरियस नाम के साइंटिस्ट थे 1694 में। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए हाइब्रिड बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट स्पेसीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दो डिफरेंट प्लांट स्पेसीज के बीच में सबसे पहले हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया था इसी साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद 1717 में एक साइंटिस्ट हुए टी फेयरचाइल्ड। ही प्रोड्यूस्ड ए हाइब्रिड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, पॉपुलरली कॉल्ड फेयरचाइल्ड स्वीट विलियम और फेयरचाइल्ड म्यूल। तो उन्होंने एक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था फेयरचाइल्ड स्वीट विलियम और फेयरचाइल्ड म्यूल। इसमें बोथ पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद मैमेलियन एग, मैमल्स में जो एग होता है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वॉन बायर साइंटिस्ट के द्वारा 1928। हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं, कैसे हम लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी से थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस तक पहुंचे। पहले के लोग ओरिजिनेशन ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में क्या सोचते थे, उनकी क्या राय थी, धीरे धीरे किस तरह से उनकी सोच परिवर्तित हुई, तो इसको एक बार देखते हैं। तो अर्लियर थॉट, सबसे पहले क्या लोग सोचते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका ओरिजिनेशन नॉन लिविंग मटीरियल से हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर के डीके से। ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ता है तो उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ऐसा पहले के लोगों का मानना था। इस थ्योरी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसको एरिस्टोटल के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था इस थ्योरी को। बाद में फिर लुईस पास्चर और टिंडल नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने स्पॉन्टेनियसली जो ओरिजिनेशन की थ्योरी थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी, उसको इन्होंने मना कर दिया, उसको गलत प्रूव कर दिया। और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इसलिए सड़ता है क्योंकि वहां पर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। वो अपने आप नहीं सड़ रहा है, स्पॉन्टेनियसली नहीं सड़ रहा है, उसका डीके स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है। डीके इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसको गलत कर दिया। फिर बाद में एक साइंटिस्ट हुए स्वैमर्डन बॉनेट। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया होमोन्यूक्लियस का, मतलब जो एग्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, इसमें ऑलरेडी एक मिनिएचर ह्यूमन फिगर प्रेजेंट होता है जिसको इन्होंने कहा था होमोन्यूक्लियस, जो कि धीरे धीरे प्रोजेनी में डेवलप हो जाता है। मतलब होमोन्यूक्लियस ग्रो करके प्रोजेनी बन जाता है। तो आपको पता होगा ऐसा होता नहीं है, ये थ्योरी भी गलत था। इस थ्योरी को क्या कहते थे? प्री फॉर्मेशन। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में क्या होता था? उन्होंने बोला कि एग्स या स्पर्म्स, इनमें होमोन्यूक्लियस नाम का एक मिनिएचर छोटा ह्यूमन फिगर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये ग्रो करके प्रोजेनी में डेवलप हो जाता है। इस थ्योरी को प्री फॉर्मेशन कहते थे, जो कि आपको पता है कि ये भी गलत था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था उल्फ। इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस में इन्होंने क्या बताया? एग या स्पर्म, इसमें होमोन्यूक्लियस जैसा कोई भी मिनिएचर फिगर नहीं होता है। तो इन्होंने प्री फॉर्मेशन को तो गलत कर दिया, होमोन्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने मना कर दिया। तो फिर होता क्या है? गैमेट्स कंटेन अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंसेस। तो गैमेट्स जो एग्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनमें अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऑर्गेनाइज्ड बॉडी फॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। मतलब स्पर्म्स या फिर एग, इनमें लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फर्टिलाइज होने के बाद ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को फॉर्म करते हैं, जो कि एक्चुअल थ्योरी है, जो अभी भी लोग इसी को सही मानते हैं। इसको क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो इन थ्योरीज का आपको नाम याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फिर जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं तो वहां पर इन थ्योरीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये दिया गया था लैमार्क के द्वारा, इसलिए इसको लैमार्किज्म भी कहते हैं। तो इसमें उन्होंने सिंपली इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। क्या बताया था? कैरेक्टर्स अक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ वन जनरेशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक जनरेशन के इंडिविजुअल्स के द्वारा जो भी कैरेक्टर्स अक्वायर किए जाएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। तो जब कैरेक्टर मैं बोल रहा हूं तो आपको क्या इमेजिन करना है?
कैरेक्टर्स मतलब ट्रेट्स, जैसे आई कलर, हेयर कलर, किसी की हाइट, किसी का कॉम्प्लेक्शन, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो लेमार्किज्म की थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो भी कैरेक्टर्स अक्वायर किए जाएंगे एक इंडिविजुअल के द्वारा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा इनहेरिट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ नया नहीं था। बहुत पहले 400 बीसी में एक साइंटिस्ट हुए थे, हिपोक्रेट्स। इन्होंने ये थॉट ऑफ इनहेरिटेंस ऑलरेडी सजेस्ट किया था, लेकिन बाद में, बहुत बाद में, लैमार्क कब हुए थे? 1700s 1800s में हुए थे। तो बाद में उन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो इसमें कुछ नया नहीं था, बट उन्होंने दिया था। ठीक है, बुक में अगर ऐसा दिया है तो हमें मान के चलना है कि ऐसा हुआ था। तो लैमार्क ने ये तो बता दिया था कि इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन उन्होंने कोई फिजिकल बेसिस नहीं दिया था कि ये होता कैसे है इनहेरिटेंस। इसका कोई फिजिकल बेसिस नहीं दिया था। फिजिकल बेसिस किसने दिया? चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने। चार्ल्स डार्विन ने दिया था थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस। थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस में उन्होंने लैमार्क के थ्योरी को सपोर्ट किया था, उसी को बेसिस बनाकर उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस दिया था। बस अंतर इतना था कि उन्होंने एक फिजिकल बेसिस दिया था, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आखिर ये जो इनहेरिटेंस है ये हो कैसे रहा है। तो उन्होंने क्या बताया था अपने थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस में? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था गेम्यूल्स का, या गेम्यूल्स को ही कहते हैं पेंजिन्स। तो गेम्यूल्स या पेंजिन्स का उन्होंने, पेंजिन्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे बॉडी का हर बॉडी पार्ट छोटा छोटा स्मॉल इनविजिबल बॉडीज तैयार करता है, जिसको कि कहते हैं गेम्यूल्स। मतलब हमारे बॉडी का हर बॉडी पार्ट छोटा छोटा बॉडीज तैयार करता है, स्मॉल इनविजिबल बॉडीज तैयार करता है, जिसको कहते हैं गेम्यूल्स। और ये गेम्यूल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम से होकर के सेक्स ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और वहां मिल करके असेंबल होकर के गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट्स का गैमेट्स मिल जाते हैं, और फिर जो गेम्यूल्स हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब आई कलर को डिटरमिन करने वाला जो गेम्यूल है, ये आंख तक पहुंच करके आई कलर को बताएगा कि ये काला होगा या नीला होगा या भूरा होगा। हेयर कलर को डिटरमिन करने वाला जो गेम्यूल है, ये हेड तक पहुंचेगा और बताएगा कि हेयर कलर कैसा होगा। तो गेम्यूल्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और फिर जब ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो उसके साथ साथ कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इन दिस वे द डिफरेंट कैरेक्टर्स आर डिटरमिन्ड। तो डार्विन ने थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस दिया था, उसमें उन्होंने गेम्यूल्स या पेंजिन्स बताया था। हालांकि आपको पता होगा कि ये भी पूरी तरह से सही नहीं था। तो डार्विन और लेमार्क, इनकी थ्योरीज में क्या डिफरेंस थे? तो ओनली डिफरेंस इज द फिजिकल बेसिस। डार्विन ने एक फिजिकल बेसिस दिया था और लेमार्क ने कोई फिजिकल बेसिस नहीं दिया था। उसने सिर्फ बताया था कि इनहेरिटेंस होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं बताया था। डार्विन ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसमें उन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसके वजह से वो फेमस हुए थे। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे। क्या क्या बताया था? पहला पॉइंट था वेरिएशन वाज कांस्टेंट इन नेचर। मतलब वेरिएशंस कॉन्स्टेंटली नेचर में हो रहे हैं। वेरिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फादर और उसके चाइल्ड, इन दोनों के अपीयरेंस में थोड़ा अंतर होगा, इन दोनों के ट्रेट्स में, कैरेक्टर्स में थोड़ा अंतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर का हेयर कलर ब्लैक है तो हो सकता है चाइल्ड का हेयर कलर ब्राउन हो, है ना? तो ये एक वेरिएशन हो गया। मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फादर और चाइल्ड का अपीयरेंस अलग अलग हो रहा है, तो ये वेरिएशंस कॉन्स्टेंटली नेचर में हो रहे हैं, और यही वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस बना है। मतलब जैसे मंकी है, ये इसका पूंछ है, ये बन गया ह्यूमन बीइंग। तो क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया, मंकी टू ह्यूमन बीइंग। तो ये इवोल्यूशन वेरिएशन के वजह से ही हो रहा है। कंटिन्यूअस वेरिएशन वाज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ब्रिंग्स अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब अगर ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होने लगेगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जंगल है, वहां पर 50 डियर्स हैं, 50 हिरन हैं और 10 लायन है। ठीक है, ये लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, 10 लायन डियर को खा करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या होता है, अचानक ये जो लायन है इसकी पॉपुलेशन बढ़ के हो जाती है
100 लाइन हो जाती है। तो क्या होगा फिर, ये आपस में लड़ेंगे डियर को खाने के लिए, क्योंकि डियर के जो नंबर्स हैं वो तो लिमिटेड है, 50 हिरन ही है जंगल में, तो उसको खाने के लिए फिर आपस में लड़ेंगे। और बचेगा कौन, जो इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो स्ट्रगल चालू हो गया एग्जिस्टेंस के लिए। तो सेकंड पॉइंट यही था, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ब्रिंग्स अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वो जीने के लिए आपस में लड़ेंगे, स्ट्रगल होगा, और जो इसमें सबसे फिटेस्ट होगा वही बचेगा और वही हिरन को खा करके जिंदा रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ यूनिट्स। मतलब जो कमजोर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, और वो जो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डियर्स हैं उसको खा करके जिंदा रहेगा। तो ये थर्ड पॉइंट था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था, हेरिडिटी कंटिन्यूज द लाइन ऑफ सर्वाइवर्स। और उसके बाद जो बच जाएगा, जो सर्वाइवर होगा, वो फिर उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो वो अपने कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करेगा, इनहेरिटेंस होगा, फिर उसके कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे, इनहेरिटेंस होगा। तो इस तरह से जो हेरिडिटी है वो लाइन ऑफ सर्वाइवर्स में कंटिन्यू रहेगा। तो ये 4 पॉइंट दिए गए थे डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा जर्म प्लाज्म थ्योरी। ऑगस्ट विस्मन के द्वारा दिया गया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। उन्होंने पहले थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस को गलत प्रूव किया। थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस डार्विन के द्वारा दिया गया था, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसमें उन्होंने गेम्यूल्स या पेंजिन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। जो गेम्यूल्स पेंजिन्स ब्लड स्ट्रीम से होकर के सेक्स ऑर्गन्स तक पहुंचते थे और वहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन करते थे। तो उस थ्योरी को ऑगस्ट विस्मन ने बोल दिया कि ये गलत है। कैसे गलत किया, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने एक चूहे को पकड़ा और उसकी पूंछ काट दी। लेकिन जब उस चूहे के बच्चे हुए, उस बच्चे में फिर से पूंछ थी। फिर उसने उस बच्चे की भी पूंछ काट दी। फिर उस बच्चे के जब बच्चे हुए उसमें फिर से पूंछ थी। तो इस तरह से 22 जनरेशन तक उसने पूंछ काट दी, लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट जनरेशन हुआ उसमें पूंछ थी। तो अगर थ्योरी ऑफ पैंजिनेसिस सही होता तो पूंछ में जो बनने वाला पैंजीन था, पूंछ में जो बनने वाला गैम्यूल था, वो नहीं बनना चाहिए था और नेक्स्ट जनरेशन में पूंछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूंछ तो वापस आ जा रही थी। तो इस वजह से थ्योरी ऑफ पैंजिन्स गलत हो गया, गलत प्रूफ हो गया। ऑगस्ट विस्मन ने इसको गलत प्रूफ कर दिया और उसने दिया जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी में यह बताया गया कि हमारी बॉडी 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है सोमैटोप्लाज्म, एक होता है जर्म प्लाज्म। ये हो गया सोमैटोप्लाज्म। और जो जर्म प्लाज्म होता है ये हमारी लाइफ के अर्ली स्टेज में ही डेवलप हो जाता है और इसमें सारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं इसी जर्म प्लाज्म में होते हैं। और जो सोमैटोप्लाज्म होता है ये स्टोर हाउस होता है इस जर्म प्लाज्म का। तो अगर बाद में सोमैटोप्लाज्म में कोई भी चेंज होता है, जैसे पूंछ काट दी गई, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, तो वो जो चेंज होता है वो जर्म प्लाज्म तक नहीं पहुंचता है। कोई भी चेंज इन सोमैटोप्लाज्म विल नॉट रीच टू जर्म प्लाज्म। और ये जर्म प्लाज्म ही होता है जो कि इनहेरिट होता है। मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स जो स्टोर होते हैं वही इनहेरिट किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। तो अगर आउटर बॉडी मतलब सोमैटोप्लाज्म में कोई भी चेंज होगा तो जर्म प्लाज्म में कोई चेंज नहीं हो रहा है उसके वजह से, तो इनहेरिटेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी थ्योरी को जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं और यही जर्म प्लाज्म थ्योरी ही जो मॉडर्न जेनेटिक थॉट्स है उसका फाउंडेशन बना, उसका बेसिस बना। नेक्स्ट है फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे गार्डन पी के ऊपर, इसमें जो जेनेटिक फैक्टर होता था उसके लिए वो मार्बल शब्द का इस्तेमाल करते थे। वो जीन शब्द का इस्तेमाल, जीन टर्म का इस्तेमाल नहीं करते थे। जीन उसके समय तक नहीं बोला जाता था। बाद में जो जोहानसन के द्वारा दिया गया टर्म था जीन, इसको एज अ यूनिट फॉर द बेसिक जेनेटिक फैक्टर ऑफ हेरिडिटी इसको एक्सेप्ट किया गया। मतलब जो हेरिडिटी के लिए जो बेसिक जेनेटिक फैक्टर का यूनिट है उसको जीन कहा गया। जो जीन शब्द है वो जोहानसन के द्वारा दिया गया था। द जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इन अ लीनियर ऑर्डर। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम को जब आप स्ट्रेच करोगे तो आपको डीएनए मिलता है और डीएनए का ही सेगमेंट होता है जीन। द क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वही सेम चीज मैंने बताया आपको अभी।
ईच स्पेसीज हैज अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सारे स्पेसीज में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे स्पेसीज में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। In each nucleus there are two identical sets of chromosomes in which one set comes from the male parent and the other from the female parent। तो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक फीमेल के तरफ से आते हैं और एक मेल के तरफ से आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में फीमेल के तरफ से 23 आते हैं, मेल के तरफ से 23 आते हैं, और फिर ये दोनों मिल करके 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इन ईच न्यूक्लियस देयर आर टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन विच वन सेट कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स होंगे उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। मतलब एक जो पैटर्नल साइड से आएगा और एक जो मैटरनल साइड से आएगा, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स होंगे उसको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये हमारा लेक्चर प्लान है, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जेनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन ये आज कंप्लीट हो गया, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।